देखो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। जी सर। शुरू हो गया। तो क्या है पंडित जी आपका? कह रहे परत्व अपरत्व योग्यम लक्षणम केच भेदाः। कह रहे पर अपर व्यवहार असाधारण कारणे परत्वापरत्वे। पर और अपर के व्यवहार के जो असाधारण कारण है, अर्थात जिनके द्वारा हम परत्व अपरत्व का व्यवहार करते हैं, उनको क्या कहा जाता है पंडित जी? परत्व अपरत्व कहा जाता है। पर अपर है क्या वास्तव में? ये प्रश्न होता है कि पर अपर है क्या? आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर। आ रही है जी महोदय। जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसके दो भेद आपको मिलेंगे। एक कालकृत परत्व अपरत्व, है ना? कालकृत परत्व और अपरत्व, और दिक्कृत परत्व अपरत्व। समझ में आई बच्चा? कालकृत परत्व अपरत्व और पंडित जी आगे दिक्कृत परत्व अपरत्व। हाँ, आवाज तो नहीं कट रही है मेरी? सही आ रही है ना? नहीं सर, सही है। थोड़ी सी दूर दूर है महोदय, बीच बीच चलो में। अभी देखो, अरे वो करते उसकी व्यवस्था हो जाएगी। चलो 2-4 दिन का टाइम दो, उसकी व्यवस्था होगी। तो क्या कह रहे हैं अभी? हाँ, परत्व अपरत्व की बात थी। तो क्या ले कालकृत परत्व अपरत्व और धिक्कृत परत्व अपरत्व, है ना? तो कालकृत परत्व अपरत्व क्या है और धिक्कृत परत्व अपरत्व क्या है? कैसे कालकृत परत्व अपरत्व को जानेंगे हम? यहाँ इसकी चर्चा करने की आवश्यकता क्या है? तो आवश्यकता है इसको समझने के लिए। तो मैंने बताया था पर का मतलब क्या है। देखिए, जब हम कालकृत में व्यवहार करेंगे, काल को लेकर के परत्व अपरत्व का विचार करेंगे ना बच्चों, है, तो हम क्या करेंगे? ज्येष्ठ और कनिष्ठ का व्यवहार करते हैं ना हम लोग। जी ज्येष्ठ कनिष्ठ का व्यवहार करते हैं ना बाबू, जी सर। है ना? हाँ, वो कालकृत परत्व अपरत्व है। ज्येष्ठ को हम लोग क्या कहेंगे? पर कहेंगे, और कनिष्ठ को हम लोग क्या कहेंगे? अपर कहेंगे। अपर बात समझ में आ गई? ज्येष्ठ को क्या कहेंगे? पर, और कनिष्ठ को क्या कहेंगे? अपर कहेंगे, है ना? देखो, ये तर्क संग्रह को ठीक से समझ लोगे ना तो आगे तर्क भाषा कठिन नहीं लगेगी आपको। मैं तो तर्क भाषा कठिन लगेगी, समझ में नहीं आएगी फिर आपको, है ना? उसकी भाषा थोड़ी सी, शैली अच्छी है, सरल है, लेकिन उसकी थोड़ी सी भाषा, ठीक है ना, अलग है, थोड़ी डिफरेंट है। खोल देना, गेट खोल दो, गेट खोल दो, ठीक है? समझ में आई बात? तो जब हम लोग कालकृत परत्व अपरत्व का विचार करते हैं तो ज्येष्ठ को हम लोग पर के रूप में व्यवहार करते हैं और कनिष्ठ से हम लोग अपर का व्यवहार करते हैं, ठीक है? अब वही जब दिक्कृत परत्व अपरत्व के लिए जाते हैं तो परत्व करके दिक्कृत परत्व अपरत्व में समीप और दूर और समीप, है ना? सन्निकृष्ट बोलते हैं ना, समीप को सन्निकृष्ट बोलते हैं। चलो उसी क्रम में लिखता हूं। विप्रकृष्ट और सन्निकृष्ट, है ना? ठीक है? विप्रकृष्ट मतलब दूर और सन्निकृष्ट मतलब समीप में, है ना? तो जब आप परत्व का व्यवहार करेंगे तो विप्रकृष्ट माने दूर और सन्निकृष्ट माने समीप में परत्व का, है ना? दिक्कृत परत्व अपरत्व में जब व्यवहार करेंगे, और जब कालकृत परत्व अपरत्व में व्यवहार करेंगे तो परत्व का मतलब क्या होगा? ज्येष्ठ, और अपरत्व का मतलब कनिष्ठ होगा। जब दिक्कृत परत्व अपरत्व में व्यवहार करेंगे तो परत्व का मतलब दूर होगा और अपरत्व का मतलब समीप होगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई पंडित जी? जी जी सर। है ना? जी महोदय। तो दोनों का समझ में आ गया। अभी परापर आपको समझ में आया? परापर समझ में आया दोनों में? पर अपर, है ना? ज्येष्ठ कनिष्ठ जो व्यवहार के असाधारण कारण है उनको क्या कहा जाता है? परत्व परत्व कहा जाता है। वो दो प्रकार के हैं। कौन से? दिक्कृत परत्व अपरत्व और कालकृत परत्व अपरत्व। समझ में आ गई बात सबको? अब कहाँ रहते हैं ये? तो जैसे पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्तिनी, पृथ्वी आदि 4 में रहते हैं। किन में रहते हैं? पृथ्वी आदि पृथ्वी आदि 4 में। कौन कौन पृथ्वी आदि 4 है? पृथ्वी, अप, तेज और वायु। कौन कौन है पंडित जी? पृथ्वी, पृथ्वी, अप, तेज, वायु और वायु, इन 4 में रहते हैं। बात समझ में आ गई? जी महोदय। 2 प्रकार के हैं ये परत्व अपरत्व जो है, वो 2 प्रकार के हैं। कौन से 2 प्रकार है उनके? बोले दिक्कृत परत्व अपरत्व और कालकृत परत्व अपरत्व। ये तो बताया था मैंने।
है ना, यही बताया था मैंने जी। आपको, दिक्कृत परत्व जी। अपरत्व और कालकृत। सबसे पहले वो दिक्कृत परत्व अपरत्व को ले रहा है, लेकिन मैं आपको पहले कालकृत परत्व अपरत्व बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको पहले दिक्कृत नहीं, पहले कालकृत बताऊंगा। तो देखिए क्या है कालकृत परत्व अपरत्व, जैसे समझिए। महोदय जी, महोदय जी, हम्म, बोलो। इन चार के अतिरिक्त मन में भी रहता है ना, है बेटा, हाँ जैसे जो मनोवृत्ति, हाँ पृथ्वी आदि चार है, आगे मन है ना। मन में हाँ भी हाँ, है। जी। चल तो पहले हम लोग क्या जानेंगे कि पहले आपका ये कालकृत परत्व अपरत्व। जैसे मानिए 3 लोग हैं, है ना, एक ज्येष्ठ वृद्ध है, कोई ज्येष्ठ व्यक्ति है ना, ज्येष्ठ है, ठीक है। ज्येष्ठ मतलब दादाजी है ना। देन मध्यम वृद्ध, मध्यम वृद्ध मतलब पिताजी, ठीक है। और कनिष्ठ वृद्ध, है ना। कनिष्ठ वृद्ध में कौन आ गए, आप आ गए। अब देखिए, समझिए यहाँ पे कैसे दिक्र ये कालकृत परत्व अपरत्व क्या चलता है ना। अब यदि देखा जाए तो इस ज्येष्ठ दादाजी के लिए कौन समीपवर्ती है, कौन समीप में है उम्र के हिसाब से, है ना। पिताजी की आपकी उम्र पिता मान लो 40 साल है ना, और आपकी उम्र 16 18 17 साल है, 18 19 20 साल है, कुछ भी है। तो दादाजी के लिए सन्निकृष्ट कौन है, पर कौन है और अपर कौन है दादाजी के लिए, बताओ। कौन पर है कौन अपर है दादाजी के लिए, बोलो यहाँ फटक से। पिताजी जो है पर, महोदय जो पिताजी वो है पर है, और जो जो ज्येष्ठ पिताजी जो है, है वो, जो ज्येष्ठ होगा वो कालकृत पर होगा। ज्येष्ठ कैसा होगा पंडित जी, जी ज्येष्ठ है पर कालकृत होगा। परत्व। उल्टा घटा लो, उल्टा घटाओ और अच्छा समझ में आ जाएगा। आप ले लो, अब आपके लिए दादाजी की एज है 60 साल, पिताजी की 40 साल, ठीक है ना। अब आपके लिए कौन पर है और कौन अपर है दोनों में, बताओ। दोनों में पर अपर कौन है आपके लिए, पिताजी पर हो गए और दादाजी अपर है। हाँ, क्योंकि दूर कौन है उम्र में, उम्र में दूर कौन है, जो उम्र में बड़ा वो पर, बाबा। है ना। तो वो क्या हो गए आपके, उनमें परत्व रहेगा, है ना, उनमें परत्वत्व रहेगा, है ना। और आपके पिताजी में क्या रहेगा, अपरत्वत्व रहेगा, है ना, ठीक है। बात समझ में आ गई, परापर का व्यवहार समझ में आया। अब दिक्कत ये जो परत्व अपरत्व ये थोड़ा विपरीत हो जाता है इसके, क्योंकि आपने देखो दादाजी उम्र में बड़े थे इसीलिए उनके अंदर परत्वत्व को रखा, पिताजी छोटे थे उम्र में मतलब कम थे, उनके अंदर अपरत्वत्व को रखा। लेकिन यदि इसका उल्टा कर दिया जाए तो, इसका उल्टा कर दिया जाए तो, यदि मानो जैसे पिताजी यहाँ बैठे हैं आपसे, पिताजी आपसे 500 मीटर दूर है, ठीक है। यहाँ दादाजी हैं आपके पास में, दादाजी आपसे केवल मात्र 100 मीटर दूर है। तो किसमें परत्व अपरत्व रहेगा बताओ, अपर कौन हो गया और अपर कौन हो गया, बताओ। अब कौन हो गया, अब पिताजी पर हो गए ना, और दादाजी क्या हो गया, अपर हो गए ना। जी। क्यों जी, जी उल्टा हो गया ना अभी, है, समझ में आ गई ना। तो काल करत परत्व अपरत्व और ये दिक्कत, क्योंकि दिशा की दृष्टि से वो दूर है आपसे, पर मतलब दूर, दिशा की दृष्टि से वो दूर है आपसे, पिताजी के दादाजी की अपेक्षा पिताजी दूर है। समझ में आ रही बात ना, जी बात समझ महोदय। में आ रही बच्चों, सबको समझ में आए, कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया, परत्व अपरत्व जी जी, समझ में आ रहा है। दोनों प्रकार का सबको आ गया। आगे। अब देखो पंक्ति पढ़ोगे तो लग जाएगी, अब उदाहरण देख लिया ना, पंक्ति पढ़ोगे तो लगेगी अच्छे से। तो क्या कह रहा है वो, बोले 2 प्रकार का ये जो आपका परत्व अपरत्व क्या कहाँ कहाँ रहता है, बोले पृथ्वी आदि चतुष्टय, बोले पृथ्वी, अप, तेज, वायु और मन, इन 5 में रहता है ना। 5 जगह इसकी वृत्ति है। तो आप घटा के देख लिए, पृथ्वी में भी परत्व अपरत्व का व्यवहार करते हैं आप, जल में भी, तेज में भी, वायु में भी और मन में भी, है ना। और वे 2 प्रकार का है, दिक्कृत परत्व अपरत्व और कालकृत परत्व अपरत्व, काल। है ना। बोले जो दूर होता है, अब पहले दिक्कृत परत्व अपरत्व को बता रहे हैं वो,
कह रहे दूर स्थित दिक्कृतम परत्वम, जो दूर में स्थित है उसको दिक्कृत क्या कैसा व्यवहार किया जाता है, दूर स्थित व्यक्ति को परत्व का व्यवहार किया जाता है उसमें, और सभी में स्थित व्यक्ति के साथ में अपरत्व का व्यवहार किया जाता है दिशा के उसमें, है ना। और ज्येष्ठ के साथ यदि कालकृत परत्व अपरत्व की बात की जाए तो ज्येष्ठ के साथ हम लोग परत्व का व्यवहार करते हैं और कनिष्ठ के साथ हम लोग अपरत्व का व्यवहार करते हैं। बात समझ में आ गई जी। सबको? चलिए आगे। महोदय ऐसा आगे क्या है है? ना, जो दूरकृत होगा, हाँ। जो दूरकृत हम्म। होगा वो परत्व होगा ना, ऐसा ना? हाँ हाँ, चाहे वो उम्र में फिर छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, उम्र में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, यदि वो दूर है तो वो पर में रहेगा दिक्कृत परत्व अपरत्व में। और यदि कालकृत परत्व अपरत्व की बात करोगे तो आपको पता है फिर, तो जो बड़ा होगा उम्र में वो माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आगे चले। आगे क्या है पंडित जी? गुरुत्व का लक्षण बता रहे, कह रहे हैं गुरुत्व किसे कहा, क्या गुरुत्व लक्षण गुण क्या है ये, तो क्या कह रहे हैं, आद्य पतन समवायी कारणम गुरुत्वम। ये लोगों को दिक्कत क्या हो रही है, बार बार आ जा रहे हो, क्या चक्कर है भाई, नेटवर्क की दिक्कत हो रही है क्या? नेटवर्क की दिक्कत हो रही होगी भाई, मेरे यहाँ तो नहीं है, आप लोगों की तरफ होगी। मेरे यहाँ होती तो सबको सामूहिक रूप से होती ना। चलो, आद्य पतन समवायी कारणम गुरुत्वम। आद्य पतन मतलब, आदि आदि पतन मतलब, बोलो जी। प्रथम पतन, आदि मतलब प्रथम पतन, प्रथम गिरने का जो असमवायी कारण है उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है गुरुत्व। उसको? वो किसके कारण होता है? अरे कोई तो ऐसा गुण होगा, मान लो जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, वही न्यूटन वाला है, ये वृक्ष है, एक वृक्ष, एक वृक्ष है ना, उस पे लगा है फल भैया, है। अब ये जो फल है, ये फल यदि भूमि पर आकर के गिरता है, तो उसके जो पतन होगा ना उसमें, अब पतन होगा तो एक साथ तो आके गिर नहीं जाएगा भूमि पे, है, भूमि पे एक साथ तो आके गिरेगा नहीं। पहले क्या होगा, जो संयोग उसका वो डाली के साथ उसका जो संयोग हो रहा है वो संयोग का नाश होगा, है, जो संयोग हो रहा है उसका नाश होगा। और नाश कैसे होगा, जब तक पाक नहीं होगा, पाक होगा तेज संयोग होगा तो संयोग का नाश होगा, वो सूखेगी डाली, संयोग का नाश होगा, संयोग नाश से क्या उत्पन्न होगा, जैसे संयोग नाश होगा तुरंत से, संयोग नाश से क्या उत्पन्न होगा, विभाग, विभाग उत्पन्न होगा। और जैसे ही विभाग उत्पन्न होगा तुरंत क्या आएगा, किस कारण से विभाग उत्पन्न होगा और वो नीचे गिरेगा, पतन होगा ना उसका फिर। अरे जैसे ही विभाग उत्पन्न होगा तो वो रुक जाएगा वहीं पे, है, क्यों जी, अरे बोलो। महोदय गिर जाएगा। सुपरमैन थोड़ी ना जो वहीं रुका रहेगा पेड़ पे ही, नीचे गिरेगा ना, है ना, पतन होगा ना उसमें। तो जो पतन हो रहा है, जो पहला पतन होगा, पहला पतन मतलब आपने देखा होगा प्रथम स्लो मोशन के जो पहले। वीडियो होते हैं, आपने यूट्यूब पे वीडियो देखे स्लो मोशन के, जब जैसे ऊपर से कुछ गिराते हो तो वो देखा होगा ऐसे हवा जैसा बनता रहता है ना, देखा है ना, एक के बाद दूसरा, एक के बाद ऐसा करके ऐसा बनता है ना, ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा कुछ बनता है ना गिरने का, देखा वीडियो, नहीं देखा है, देखिएगा जाके स्लो मोशन के वीडियो देखिएगा गिराने के कुछ चीज के। अरे गेट खोले यार, बंद करके चला गया। समझ नहीं बात? तो जो पहला पतन होता है, फर्स्ट टाइम जो वहां से वो गिरेगा, समझ रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम जो वहां से वो गिरेगा तो किस कारण से गिरेगा, कोई गुण है उसमें जो उसको गिरा रहा है वहां से, कौन गुण है ऐसा, गुरुत्व के कारण। एक गुरुत्व नाम का गुण है जिस गुण के कारण वो वहां से गिरेगा। समझ में आ गई बात? बात समझ में आई? यही न्यूटन का लॉ है, यही न्यूटन का लॉ है। 3 लॉ है ना न्यूटन के, उनमें से एक लॉ यही है, वो गुरुत्वाकर्षण वाला, उसके अंदर गुरुत्व रहता है, समझे, उसके अंदर क्या रहता है, उस फल के अंदर, उस कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु है उसके अंदर गुरुत्व रहेगा, उस गुरुत्व के कारण ही वह गिर रहा है। बात समझ में आ गई? और ये गुरुत्व रहता कहाँ कहाँ है, सब जगह रहता भी नहीं पंडित जी, ये गुरुत्व कहाँ कहाँ रहता है, पृथ्वी जल वृत्ति, पृथ्वी में रहता है और जल में रह। पृथ्वी में और जल, दो ही जगह रहेगा ये, ठीक है, बात समझ में आ गई? जी भैया। आगे चले,
गुरुत्व के बाद क्या है? कह रहे आद्य स्यंदन असमवायी कारणम द्रवत्वम प्रथम स्यंदन का। अब जैसे प्रथम पतन का असमवायी कारण कौन था? गुरुत्व। गुरुत्व। ऐसी प्रथम स्यंदन का असमवायी कारण कौन है? पहली बार कोई चीज, स्यंदन मतलब बहना, स्यंदन मतलब, द्रव्यत्व। स्यंदन का मतलब होता है बहना। बहना, है ना, बहना। ठीक है, जल बहता है ना, जैसे ऐसी तेल इत्यादि, यदि वो जो जिस कूपी में आप भरे हुए तेल वो यदि फूटी हो तो तेल बहने लग जाएगा ना उसमें से, है ना। बहुत जगह चूना बोलते हैं उसको, है। तो प्रथम स्यंदन का, उस पहले बहने का जो असमवायी कारण है वो कौन है? किस कारण से पहली बार कोई चीज बहती है? द्रवत्वम। द्रव्य के कारण। द्रवत्व, द्रव्य के कारण। द्रवत्व, है ना, क्योंकि उसके अंदर द्रवत्व नाम का, देखिए दोनों में अंतर है पंडित जी, द्रव्यत्व और द्रवत्व में अंतर है। भाई क्या दिक्कत हो रही है लोगों को, है? महोदय नेटवर्क की दिक्कत है, नेटवर्क थोड़ा थोड़ा आवाज इशू होता है बीच बीच में। तो मेरी साइड से हो रही है क्या? समस्या है और शायद एक दो लोग जुड़ नहीं नहीं। पाए हैं, सब मैसेज आ रहा है शायद व्हाट्सएप में। मेरी साइड से है क्या नहीं भैया, आपकी दिक्कत? आवाज तो ठीक है, नहीं। नहीं आपकी तरफ से नहीं। आपकी मेरी साइड तरफ से है क्या? नहीं महोदय। नहीं सर, आपकी तरफ से तो सही आ रही है। फिर कहीं कहीं वर्षा हो रही है ना महोदय, तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। मेरे साइड तो नेटवर्क अच्छा आ रहा है। जी जी महोदय, आ जाते। हाँ। तो वही कह रहे हैं, प्रथम स्यंदन जो आदि स्यंदन है उसका असमवायी कारण कौन है? जिस कारण से प्रथम बार कोई चीज स्यंदित होती है, बहती है, कौन है? द्रव्य। द्रव्य। द्रव्य नहीं बोलना है यार, द्रव्य और द्रवत्व में अंतर है जी। देखिए द्रव्य आपके पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश, काल, ये हो गया उधर, नवद्रव्याणी वो अलग है। द्रव्य में ठोस पदार्थ भी आते हैं, लेकिन द्रव का मतलब होता है जो बहने वाले पदार्थ होते हैं ना, जो बह सकते हैं, द्रव, उनको द्रव द्रव्य कहा जाता है ना। उनको क्या कहा जाता है? द्रव द्रव्य कहा जाता है। अब जल है, जैसे जल क्या है? द्रव्य है ना। पृथ्वी अब दूसरे नंबर भी आ जाता है, जल भी तो द्रव्य है ना पंडित जी। लेकिन कैसा द्रव्य है? ये द्रव द्रव्य है। कैसा द्रव्य है? द्रव द्रव्य है ना, समझ गए? तो वही कह रहे हैं, प्रथम स्यंदन का पहली बार बहती है कोई चीज तो उसके प्रति असमवायी कारण कौन है? कौन है असमवायी कारण? द्रवत्व। कहाँ कहाँ रहता है ये द्रवत्व? अरे पृथ्वी, अब तेजो वृत्ति, पृथ्वी में, जल में और तेज में। समझ में आई बात? कहाँ कहाँ रहता है? पृथ्वी, जल और तेज में। ठीक है, वो दो प्रकार का है द्रवत्व। कैसा कैसा? बोले सांसिद्धिक द्रवत्व और नैमित्तिक द्रवत्व। कैसा कैसा है पंडित जी? सांसिद्धिक और नैमित्तिक। नैमित्तिक। अभी सांसिद्धिक का मतलब क्या और नैमित्तिक का मतलब क्या है पंडित? सांसिद्धिक मतलब स्वाभाविक, नेचुरल। सांसिद्धिक मतलब स्वाभाविक, है ना, स्वाभाविक। ठीक है, स्वभाव से जो आता है, स्वाभाविक रूप से जो रहता है? और नैमित्तिक मतलब किसी निमित्त से लाया गया उसमें। समझ आ रही बात? आर्टिफिशियल तरीके से लाया जाता है, जैसे अभी बताया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। देखो सांसिद्धिक द्रवत्व कहाँ रहता है? स्वाभाविक द्रवत्व तो जल है। अब जल को थोड़ी ना आप बहाते हैं किसी तरीके से पंडित जी, उसमें तो द्रवत्व नेचुरली रहता है। बताओ, किसी की सहायता से उसको पिघलाया जाता है क्या? जैसे आप जैसे घृत को, है, घृत को और सुवर्ण को, है, जतु को, है ना, जतु माने होता है लाख, है ना, इन सबको जो पिघला के मोम को, है, इन सबको पिघलाते हैं ना, तो उनमें द्रवत्व आता है। जब तक वो तेज संयोग नहीं होगा, घृत के साथ तेज संयोग होगा तब वो बहता है। ऐसे ही मोम के साथ जब तेज संयोग होगा तो वो बहेगा। लाख है, लाख के साथ तेज संयोग होगा तो बहेगा। ऐसी सुवर्ण है, सुवर्ण के साथ जैसी तेज संयोग होगा तो बहेगा। तो उनमें संयोग के कारण बहते हैं। तेज का संयोग होता है तब जाकर के उस द्रव्य में द्रवत्व आता है ना। लेकिन क्या जल में ऐसा होता है? जल में तो नेचुरली द्रवत्व रहता है ना, क्यों पंडित जी? जी महोदय, स्वाभाविक रहता है। उसमें तो कैसा द्रवत्व रहता है? नेचुरली रहता है ना। अरे किसी की सहायता से थोड़ी ना लाया जाता, आदान थोड़ी ना किया जाता किसी से, उसमें नहीं किया जाता। समझ में आई बात? तो कैसा द्रवत्व रहता है उसमें पंडित जी? सांसिद्धिक द्रवत्व कहाँ रहता है? बोलो बड़क से। जले जले जल में। सांसिद्धिकम जले
नैमित्तिकम पृथ्वी तेजस, और नैमित्तिक द्रवत्व कहाँ रहता है पंडित? पृथ्वी और पृथ्वी तेज तेज में। बोले पृथ्वी में घृत आदौ अग्नि संयोगजम द्रवत्वम, पृथ्वी में जो घृत है, जतु है, मोम इत्यादि ये सब चीजें हैं, इन सब में अग्नि संयोग से द्रवत्व आता है, और तेज में भी अग्नि संयोग से ही सुवर्ण आदि में द्रवत्व आता है। ठीक है ना, बात समझ आ गई? अब जब जैसे ही पहली बार ये सेंधित होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? कौन चीज रहती है उसमें प्रथम सेंधन में जिसके कारण ये बहते हैं? द्रवत्व। अब बार बार जब बहेंगे, जैसे मान लो, हाँ, जैसे आपका ये ग्लास जल का है ना, जल का ग्लास है, या कोई बोतल है आपके जल की है, और जल के बोतल या ग्लास में से आपका यदि जल बहता है, गिरता है, तो प्रथम बार जो बहेगा, गिर करके पहली बार जो बहा, वो गिर करके पतनोपरांत प्रथम सेंधन जो आया उसमें पहली बार जो बहा, तो किसके कारण बहा? द्रवत्व के कारण। द्रव्यत्व। अनंतर वो जो बहेगा, अब तो वेग आ गया ना उसमें, अरे एक जल दूसरे जल को धक्का देगा आगे, जल की मात्रा अधिक है, थोड़ा जल गिराओगे तो वहीं रह जाता है, देखा होगा ना आपने, हाथ में लेकर थोड़ा सा जल गिराओ तो वहीं स्थिर हो जाता है, और वहीं यदि जल की मात्रा उसमें थोड़ी 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 बढ़ाते चले जाओ, तो जो पीछे से जल डाला वो आगे वाले को फोर्स करता है, फिर वो वेग आ जाता है उसमें ना, एक आता है नहीं आता है? क्यों जी? आता है आता महोदय। है नहीं आता? जी आता ऐसे है। आता, यही है। तो प्रथम सेंधन, इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रथम सेंधन के प्रति ही जो असमवायी कारण है वो ही द्रव्यत्व है, क्योंकि द्वितीय तृतीय सेंधन के प्रति तो असमवायी कारण क्या है? वेग है। पूर्व जल में जो वेग था वो अगले जल में जाएगा, है कि नहीं? जी महोदय। जी। तो उतनी वेग से बहेगा फिर आगे। आगे महोदय स्नेह ये की वाली बात है। लाइन एक बार फिर से बोल दीजिए। अब कौन सी रह गई इतना समझाने के बाद भी? बोलो कौन सी? महोदय पृथिव्या घृताद ये अग्नि संयोग ये वाला कर। हाँ, दो जगह बताया ना उन्होंने, नैमित्तिक द्रवत्व दो जगह बताया, पृथ्वी और तेज में। पृथ्वी में घृत आदि, आदि से क्या लेना है? जतु ले लेना है, लाख, मोम इत्यादि जो भी चीजें जिनको पिघला लेते हो अग्नि के द्वारा, वो सब, उनमें भी तो द्रवत्व आता है ना, उनमें भी द्रवत्व रहता है। किसके द्वारा आता है लेकिन? कौन निमित्त है? बोले अग्नि, अग्नि संयोग से द्रवत्व आता है पार्थिव पदार्थ घृत आदि में। और सुवर्ण में आपने कहा था ना, तेज में भी नैमित्तिक द्रवत्व रहता है, तेज में कहाँ रहता है? बोले सुवर्ण में, सुवर्ण में नैमित्तिक द्रवत्व रहता है, जब अग्नि में पिघलाओगे तो उसमें द्रवत्व आता है। समझ में आई बात? जी जी। स्नेह की बात आ गई। किसकी बात आई जी? स्नेह की बात आई। कह रहे स्नेह। चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुणः स्नेह, है ना, चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुणः स्नेह। चूर्णादि का जो चूर्ण है आपका, है ना, वो चूर्ण आदि के पिंडी भाव में जो हेतुभूत गुण है, आटा गूंथते हो ना, अरे आटा गूंथते हो किसके कारण? वो आटा बन जाता है आपका, जो चूर्ण है, गेहूं इत्यादि का चूर्ण लेते हैं आप, उस चूर्ण को एक जगह पिंड किस कारण से बना लेते हैं? कौन ऐसा गुण है जिसके कारण वो चूर्ण पिंड बन जाता है? स्नेह पिंड में गुण, स्नेह परिवर्तित, गुण। स्नेह, स्नेह रूपी गुण है। बात समझ में आ गई? वही कह रहे हैं, चूर्ण आदि के पिंडी भाव में हेतुभूत गुण कौन है? कौन है हेतुभूत गुण उसमें? स्नेह, स्नेह। है ना, स्नेह गुण। स्नेह नाम का गुण है। ये स्नेह नाम का ही गुण आपके चूर्ण आदि में पिंडी भाव का, अर्थात चूर्ण आदि का पिंड बनाने में हेतु है। और ये कहाँ रहता है स्नेह मात्र? बोले जल मात्र वृत्ति, केवल जल मात्र में। कहाँ रहता है पंडित जी? केवल जल मात्र में। अब भैया ध्यान करो, अभी कचौड़ी बनाए हो? कचौड़ी, जी महोदय। कचौड़ी बनाई कभी? बनाइए? जी सर बताइए। तो हमारे यहाँ तो उसको मोमन बोलते हैं, जो लगाया जाता है घी का या उसका तेल का, जैसे आटा लगाते हैं ना, तो कचौड़ी के आटे को जी तेल सर। से गूंथा जाता है उस आटे को। जिससे वो गूंथा जाता है पंडित जी? तेल या घी से, है ना, तेल या घी से, घृत इत्यादि से, है, उसको गूंथा जाता है। उसमें जल की मात्रा नहीं डाली जाती। यदि लंबा चलाना है किसी चीज को, तो उसमें जल की अपेक्षा हम लोग घृत या तेल का प्रयोग करते हैं। तो जो घृत या तेल का प्रयोग हो रहा है उसमें तो क्या, आपने क्या कहा, उससे भी तो पिंड बन जाता है ना पंडित जी? बनता है नहीं बनता है? क्यों जी? अरे तेल मिला के चूर्ण में तो पिंड नहीं बनेगा क्या? और आप क्या कह रहे हैं, केवल स्नेह कहाँ रहता है? और उसका हेतुभूत कौन है उस पिंड को बनाने का? स्नेह। और वो स्नेह रहता कहाँ? केवल जल मात्र में। जल मात्र। और हमने तेल से पिंड बना दिया, इसका मतलब तेल में भी स्नेह रहता है, तभी तो बना पंडित जी। अरे ये बात तो कंफर्म है कि पिंडी भाव हेतुभूत गुण कौन है? स्नेह है।
स्नेह के कारण ही पिंड बन रहा है वो चूर्ण का, और चूर्ण का पिंड बना है और तेल डाला है हमने, उसमें पानी का प्रयोग किया नहीं है, जल का प्रयोग किया नहीं हमने, और आप कह रहे हैं केवल स्नेह जल मात्र में रहता है। तो इसका मतलब कोई तो बात गलत है आपकी, या तो वो पिंडी भाव हेतुभूत गुण स्नेह नहीं है, और यदि स्नेह है तो केवल जल मात्र वृत्ति नहीं है। हैं? क्यों जी, बात सही है कि नहीं? बताओ, अरे बोलो पंडित जी, जी गुरुजी। बताओ। तो ऐसा है पंडित, जो ये आपका तैल घृत इत्यादि रहता है ना, इनमें जल की मात्रा रहती है ना, इनमें जल की मात्रा रहती है, ठीक है। बिना जल के नहीं होगा, वो जल रहेगा उनमें थोड़ा बहुत है, जल रहेगा उसमें। आगे चलिए, उसके बाद क्या आया भाई आपका, शब्द की बात आ गई। मेरा शब्द क्या है, तो कह रहे श्रोत्र ग्राह्य जो गुण है ना, श्रवण इंद्रिय से जो ग्राह्य है गुण, उसको क्या कहा जाता है, उस गुणभूत को। और कहाँ रहता है ये शब्द, ये शब्द रहता कहाँ है पंडित? आकाश, आकाश मात्र वृत्ति ही, केवल आकाश मात्र में रहता है, और वो दो प्रकार का है बाबू। कितने प्रकार का है वह शब्द? दो प्रकार का। कौन सा कौन सा? ध्वन्यात्मक वर्णात्मक, ध्वन्यात्मको वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। अब आप अपने आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, क्या अपने आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं ना, ध्वन्यात्मक कहाँ होगा और वर्णात्मक कहाँ होगा, तो बता रहे हैं। ध्वन्यात्मक हो याद हो, जो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें भी तो शब्द रहता है ना पंडित जी। अरे शब्द का मतलब ये जो लिखा है समझिए, तो लिपि है? ये शब्द नहीं है, शब्द जो हम बोल रहे हैं वो है, वो शब्द दो प्रकार का है, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक कहाँ रहता है पंडित जी? भेरी आदि में, अर्थात भेरी का मतलब पुराने टाइम में भेरी होती थी, दुंदुभी, भेरी है ना, तूरी, ये सब रहते थे, नाद इत्यादि ये सब रहते थे। अभी क्या, अभी नए नए इंस्ट्रूमेंट आगे सारे है ना, जो भी वाद्य यंत्र है आपके, है ना, वाद्य मतलब आतोद्य है ना, जो भी आतोद्य है, आतोद्य जानते हैं ना, नाट्य शास्त्र में आतोद्य कहा जाता है इनको। कितने प्रकार के आतोद्य? जाने वाले आचार्य भरत के अनुसार, भरत ऋषि के, भरत मुनि के अनुसार कितने प्रकार के आतोद्य हैं? 12 प्रकार के क्या महोदय? मार खाओगे बहुत ज्यादा, पंड का पंड बोलोगे तो पटक देंगे उठा के। बिपाशा बहन जी कितने प्रकार के हैं आतोद्य? बिपाशा बहन जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सो गई, चलो कितने प्रकार के बताओ, कोई अच्छा और कोई बताओ। तो बोल रहा था, बोलो। हैं? देखो ये पंडित है, परीक्षा दे के आए अभी, अभी महीना भर नहीं हुआ है परीक्षा दिया। होता है ना, आवाज आ रही? 4 प्रकार के, कौन से 4 प्रकार हैं? हाँ, वो कहते हैं ना, तत्, अवनद्ध और घन और सुशील। हाँ, तत्वाद्य, तत्वाद्य मतलब जो तार से बज जाते हैं, तबला वगैरह है ना, तत्वाद्य कहा जाता है उनको, है ना। ऐसे ही सुशेर है, सुशेर मतलब जो फूंक मार के बजाए जाते हैं। अवनद्य ऐसा ठोक पीट के जो बजाए जाते हैं ना। घनवाद्य जो डंडे वंडे से बजाए ऐसे करके, है ना। ऐसे 4 प्रकार के वाद्य हैं। आतुद्य का मतलब वाद्य ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। वही कह रहे ध्वन्यात्मक शब्द आपका इन आतोद्यों से अर्थात वाद्य यंत्रों से निकला हुआ शब्द ध्वन्यात्मक होता है। और वर्णात्मक कौन सा होता है? बोले संस्कृत भाषा आदि स्वरूप। हम लोग भाषा बोल रहे हैं, संस्कृत है, हिंदी है, कोई भी भाषा है ना, भाषात्मक शब्द जो है वो आपका वर्णात्मक आएगा, ठीक है। आगे पता है, इसीलिए देखो ऑनलाइन क्लास अच्छी है, बहुत काफी हद तक अच्छी होती है, बट ये जो नेटवर्क की दिक्कत है ना, इस कारण से ऑफलाइन क्लास कई मायनों में बेहतर होती है, कई मायनों में बेहतर है ऑफलाइन क्लास। इसीलिए क्योंकि एक तो पढ़ने वाला सन्नद्ध है ना, पढ़ाने वाला एकदम दिमाग में रखेगा कि कौन क्या कितने पानी में चल रहा है, इस समय पकड़ के कान भी खींचेगा जरूरत पड़ने पे, जब चाहे जरूरत पड़ेगी तब, पिटाई भी लगेगी सामने सामने होगा तो, है ना। इसीलिए ऑफलाइन क्लास का महत्व अधिक होता है ऑनलाइन की अपेक्षा, है कि नहीं। अब ऑनलाइन क्या है, बहुत सारी बहन जी लोग पता है क्या कर रही होंगे इस समय, कान में वो ईयरफोन या ब्लूटूथ लगाए, क्लास चल रही है और अपना लगे सब्जी बनाने, रोटी बनाने,
ये चल रहा होगा, ये बर्तन किसने, ये चल रहा होगा। चलो अब भैया हमने तो ऐसा कहा नहीं, हमने तो ऐसा किया नहीं, आप हमारे लिए ऐसा कैसे कह देते हैं। हमारे यहाँ है एक लड़का जूनियर है हमारा, वो ऐसा मूर्ख है थोड़ा सा। गुरुजी एग्जाम्पल देंगे ना, एग्जाम्पल देने वाला व्यक्ति तो किसी का भी एग्जाम्पल देता है ना भाई। गुरुजी ने एग्जाम्पल दिया, बोले ऐसे ऐसे मूर्ख लोग होते हैं बहुत ऐसे। तो गुरुजी मैंने तो किया ही नहीं, आप मेरी कह रहे हैं, मैंने तो किया ही नहीं ऐसा। तो ये मूर्ख लोग होते हैं। अरे उदाहरण नाम की भी कोई चीज होती है संसार में, उदाहरण दिया जाता है, किसी व्यक्ति का नाम लेके दिया जाता है, तब ऐसा थोड़ी ना कि जिसको बता रहे हो कि कृष्ण काला है जैसे कृष्ण, ऐसा थोड़ी ना होता है। हैं? बोले कृष्ण इतना काला है जैसे खड़ा है सामने। अब तुम बुरा मान लो कि मुझे काला कह दिया, अरे लो गुरुजी ने मुझे तो काला कह दिया, ये थोड़ी ना होता है। आई क्या है, सर्व व्यवहार हेतु गुण बुद्धि ज्ञानम है। सभी संसार के जितने व्यवहार है, उन व्यवहारों का हेतुभूत गुण कौन है। संसार के जितने व्यवहार है वो किसके द्वारा होते हैं, बुद्धि के द्वारा। बुद्धि के द्वारा। और इसी की कमी है, इसी की कमी है लोगों में, है उसी को ज्ञान कहा है, उसका परिणाम क्या है, ज्ञान ज्ञान। है, तो ज्ञान कहा जाता है। संसार के जितने व्यवहार हैं वो सब किसके द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा यानी ज्ञान के द्वारा होते हैं। वो ज्ञान दो प्रकार का है पंडित जी, पविद्धि दो प्रकार की है। कौन सी, स्मृति स्वरूपा और स्मृति। अनुभव स्वरूपा, है ना, स्मृति और अनुभव स्वरूपा। चलिए महोदय लेकिन ज्ञान तो आत्मा में बताए थे ना कल। हाँ, तो और ये कहाँ रह रहा है, ये क्या मन में रह रहा है। बुद्धि नहीं, अरे बुद्धि का कहाँ रहती नाम है, फिर ज्ञान। अरे तो बुद्धि कहाँ रहती है, बुद्धि अलग रहती है क्या। अच्छा बुद्धि दिमाग में, तुम्हारे अनुसार यहाँ ऊपर खोपड़े में रहती है क्या, इस कपाल में रहती है क्या बुद्धि, है क्यों बेटा, नहीं अरे महोदय, बोलो। नहीं अच्छा महोदय, 24 गुणों आत्मा में में। ज्ञान अलग से गिना गया है, 24 गुण बोलो एक बार, 24 गुण बोलो एक बार, बोलो 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 24 गुण। महोदय हम बोले, महोदय हम बोले, आवाज आ रही, आवाज आ रही है क्या मेरी। आपकी तो आ रही है, रूप बस गुरु जी दृष्टि की नहीं आ रही आपकी है। आ रही है, सर की नहीं आ रही है। अच्छा हुआ कि आज तो गुण याद कर लिए, नहीं तो पीटे जाते बहुत अच्छे से। बड़ी मुश्किल से हुई। सुना दीजिए जब तक गुरु जी आ रहे हैं, गुरु जी का आवाज तो आ ही नहीं रहा है। अच्छा ठीक है भैया, मैं बताती हूँ, आप लोग देखिएगा मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व और एक था संयोग विभाग परत्व उसका था परत्वा परत्व गुरुत्व, फिर द्रव्यत्व स्नेह शब्द प्रयत्न धर्माधर्म संस्कार, ये थे 24। आपने वो पृथकत्व बोला, वो पृथकत्व होगा, और आवाज आ रही है मेरी द्रवत्व भाई, द्रव्यत्व। आवाज आ रही है मेरी। जी आ सर रही है आ रही महोदय। है, जी गुरु जी। हाँ, बीच में कुछ छूटा भी है उसमें। हाँ क्या, अब बोलो नहीं बोलो 24 गुण बोलो, 24 गुण बोलो फटाक से। जी महोदय, महोदय हम बोले रूप थे, रस, जी जी भैया आप हाँ बोलिए। अरे तुम बोलो, आप बोलिए, बोलो शिवानी, जी जी महोदय। बोलो रूप बोलो। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग और परत्वा परत्व गुरुत्व द्रव्यत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख द्वेष सुख दुख इच्छा इच्छा और द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म और संस्कार। और गलत कितने बोले इसमें, वो पृथकत्व तो बोल रही, वहाँ पे पृथक पृथक है। और एक और गलत, और एक और गलत बोला है। द्रव्यत्व ऐसे नहीं है, द्रवत्व होगा। हाँ द्रव्य तो नहीं है, अभी बता के आ रहा हूँ, जबकि अरे द्रव्य क्या है, द्रव्य अलग विषय है, पदार्थ है द्रव्य,
और ये द्रवत्व है। 10 बार बता दिया, समझ में नहीं आता एक बार का? द्रवत्व है, क्षम्यतां महोदय। समझे? तो अब इनमें कहीं आया तुम्हारा ज्ञान? ज्ञान आया कहीं इन गुणों में? क्यों दादी अम्मा? नहीं महोदय। नहीं आया ना, महोदय। फिर कहाँ से ज्ञान बोला रहे हो अलग से? वही बुद्धि को ज्ञान कहा है उन्होंने, हाँ? आत्मा में रहती है। चलो आगे स्मृति की बात है, क्योंकि उन्होंने दो बताया ना, ये जो आपकी ज्ञान है दो प्रकार का, स्मृति स्वरूप और अनुभव स्वरूप। तो बता रहे हैं, बोले स्मृति का लक्षण क्या है, तब स्मृति क्या होगी? संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही। संस्कार मात्र से जन्य ज्ञान को क्या कहा जाता है बच्चा? संस्कार मात्र जन्य ज्ञान क्या कहलाता है? स्मृति, है ना? ठीक है। अब ये संस्कार कौन से संस्कार से? क्योंकि संस्कार भी आपका एक गुण है ना, है नहीं है? बोलो। है जी सर। जी। तो कौन से संस्कार से हैं? 3 प्रकार का होता है, वेग, संस्कार से, भावनाख्य संस्कार से। 3 प्रकार के संस्कार हैं। संस्कार कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। वेग, वेग, भावना, स्थिति, स्थापक। भावना और स्थिति स्थापक। आत्मा वेग में तो अलग है, भावना। वेग का तो कोई मतलब नहीं है और स्थिति स्थापक का भी कोई मतलब नहीं, केवल कौन सा रहेगा? भावना। भावना। कौन सा संस्कार है? भावना। तो इस भावनाख्य संस्कार से, इस भावनाख्य संस्कार से जो जन्य ज्ञान है उसी को क्या कहा जाता है बेटा? स्मृति कहा जाता है। अब कैसे स्मृति बनती है और अनुभव और स्मृति में अंतर क्या है ना? स्मृति और अनुभव में अंतर क्या है? जैसे मान लो सुबह से शाम तक आप 1000 कार्य किए, 1000 कार्य में आपको याद कितने रहे? 1000 नहीं, मान लो 100 भी किए होंगे सुबह से शाम तक, कितने याद रहे? एक ही याद रहेगा 1000 में से? बड़ी खराब मेमोरी है जी। 4-5। अरे 100 कार्य किए, 100 कार्य किए, 100 में से 10 काम याद रहे आपको, 10 कार्य याद रहे। अब उन 10 कार्यों में क्यों याद रहे वो 10 कार्य? 90 क्यों भूल गए आप? बताइए, वो 90 भूल क्यों गए आप? 90 को भूलने का रीजन क्या है? कि 10 को याद क्यों रखा आपने? है बताओ। अनुभव। अनुभव से अतिरिक्त है स्मृति जी। आपकी स्मृति में क्यों रहा वो? अनुभव और स्मृति में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। संस्कार की समझे? वजह से वो संस्कार बन गया। कार्य को बार बार रिपीट कर लेना, उसको कर लेना कि हाँ ये तो अनुभवी, बड़े बड़े अनुभवी हैं। देखा वो व्यवहार होता है ना कि बड़े अनुभवी हैं, तो है बड़े, इनको अनुभव है, ये चला लेंगे गाड़ी। गाड़ी ड्राइव करना ये अनुभव का विषय है? गाड़ी ड्राइव करना ये अनुभव का विषय है। कल भी हम गाड़ी ड्राइव करके उसी रास्ते से गए थे, रूट हमें याद है, ये स्मृति का विषय है, वो अनुभव में नहीं आएगा। पंडित जी समझ गए ना? अंतर समझ में आ रहा है? अनुभव स्मृति में गाड़ी ड्राइव कर लेना, क्लच लेना है, ब्रेक लेना है, एक्सीलेटर देना है, ये क्या है? अनुभव का विषय है। क्या इतनी जगह में से निकल जाएगी, इतनी जगह में से निकल जाएगी, अब डिपर देना, अब ये देना है, ये क्या? अनुभव का विषय है। समझ गए? और हम इसी रूट से कल भी आए थे, आज भी इसी रूट से आए, परसों भी इसी रूट से आएंगे। यहाँ इतनी दुकानें पड़ी थी, आगे जाके ये कट है, ये क्या है? ये स्मृति का विषय, ये अनुभव का विषय नहीं है। अंतर समझ में आ गया दोनों में? अब स्मृति कब बन रही है? जब आपका वो चीज आपको याद है कि हाँ कल भी यहाँ से हम मुड़े थे, यहाँ एक दुकान थी, इस दुकान के पास से एक मोड़ है, वहां से मुड़ते हैं तो उस रास्ते पे जाके मिल जाते हैं। ये संस्कार बना आपकी आत्मा में जाकर के, समझे? ये भावना के संस्कार है। आप जब उससे जुड़े इमोशनली, भावनात्मक तरीके से जब आप उस संस्कार से जुड़े, वो आपका संस्कार उत्पन्न हुआ, उस संस्कार से जन्य जो ज्ञान है उससे ज्ञान उत्पन्न हुआ, वही स्मृति बनी आपकी। और स्मृति ज्ञान के रूप में, बुद्धि के रूप में आपके आत्मा में विद्यमान होगी। अब आप जब भी उस रास्ते पे निकलोगे तुरंत आपके दिमाग में आएगा, अरे अच्छा बनारस जाना है या आगरा जाना है, तो यहाँ से आगे से कट मिलेगा एक, वहां से मुड़ना है, जाके सीधे आप लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पड़ जाएंगे। समझ में आई बात? ये स्मृति है। अंतर समझ में आ गया पंडित जी दोनों में, स्मृति और अनुभव में? अनुभव के आधार पर ही स्मृति का निर्धारण होता है। हाँ, तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव, उससे भिन्न ज्ञान। किससे भिन्न ज्ञान? किससे भिन्न? स्मृति से। स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव। स्मृति से भिन्न ज्ञान। समझ में आ गई बात? वो 2 प्रकार का है अनुभव, 2 प्रकार का अनुभव होगा। कितना? कौन सा बोले? यथार्थ और अयथार्थ, है ना? यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ को आप कह सकते हैं वास्तविक, यानी वस्तुगत जैसा है वैसा ज्ञान, है ना?
और अयथार्थ मतलब अवास्तविक यानी मिथ्या ज्ञान। ठीक है, यथार्थ ज्ञान को आप वास्तविक ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान को आप मिथ्या ज्ञान ऐसा करके कह सकते हैं। ठीक है, ज्ञान दो, ये अनुभव याद रखिएगा, अनुभव दो प्रकार का है, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव बताएंगे आपके आगे। यार यथार्थ अनुभव क्या है, तो कह रहे तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ यथा रजते इदम रजतम इति ज्ञानम सैव प्रमा इति उच्यते। इस यथार्थ अनुभव का एक नाम क्या है पंडित जी, और प्रमा भी है। क्या है इसका नाम, प्रमा। ठीक है, ब्रह्मा यानी तद्वती तत्प्रकार को अनुभव, जो जैसा है उसको वैसा ही अनुभव कराना, उसका वैसा ही ज्ञान कराना ही क्या है, यही यथार्थ ज्ञान। यथार्थ बात समझ आ गई, जो जैसा है उसका वैसा कराना। जैसे रजत में रजत का ज्ञान, पीतल में पीतल का ज्ञान, ये क्या है, शुक्ति में शुक्ति का यथार्थ ज्ञान ये क्या है, यथार्थ ज्ञान। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है पंडित जी, प्रमा का। ठीक है, प्रमा। जी महोदय। रज्जू में रज्जू का ज्ञान क्या है, ये प्रमा है, यथार्थ ज्ञान यथार्थ प्रमा। अनुभव है ना। आगे यथार्थ अनुभव क्या है, तो कह रहे तत् अभाववती तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्थ, जिसमें जिसका अभाव हो उसमें उसी का ज्ञान करा देना। जैसे रज्जू में सर्प का अभाव है कि नहीं, रज्जू में सर्प का अभाव है कि नहीं है, जी है बोलो, महोदय। जी सर, है सर। है ना। जी महोदय। शुक्ति में रजत का अभाव है कि नहीं, अभाव है ना, अभाव है। तो रज्जू में जो सर्प का अभाव है, ऐसा होने पर भी हमें पता है कि रज्जू में सर्प नहीं हो सकता, रज्जू सर्प नहीं हो सकती, हमें पता है कि शुक्ति रजत नहीं हो सकती। समझ बात, जिसमें जिसका अभाव है उसमें उसी प्रकार का, उसी प्रकार मतलब उसी विशेषण का अनुभव करा लेना क्या है, उस विशेषण से युक्त वस्तु का ज्ञान करा देना ही क्या है, अयथार्थ अनुभव। समझ में आ गई बात, बात समझ में आ गई। अरे रज्जू में सर्प का ज्ञान क्या हो रहा है, रज्जू में रज्जू का ज्ञान होना चाहिए था, ये तो यथार्थ ज्ञान था, लेकिन अब रज्जू में सर्पत्व का अभाव है, सर्पत्व का है, तो जानते हैं आप, मालूम है आपको कि सर्पत्व का अभाव है, लेकिन तदपि उसमें उसका ज्ञान करा देना है ना, उसके विशेषण का ज्ञान करा देना। अब विशेषण का ज्ञान कैसे होगा, जब हल्का अंधेरा होगा वो हिलने लगेगी थोड़ी सी है, स्थिर होगी तो कम ज्ञान होगा, हिलने लगेगी तो ज्यादा ज्ञान होगा। उसके विशेषण का ज्ञान अनुभव करा, क्या कौन है, कौन कराता है इस काम को, अयथार्थ अनुभव कराता है। ठीक है, वही बता रहे था, शुक्तौ इदम रजतम, शुक्ति में रजत का ज्ञान। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, अयथार्थ अनुभव को बोले सही व अप्रमा इति उच्यते। इसी को क्या कहा जाता है पंडित, अप्रमा कहा। प्रमा। ठीक है, प्रमा। आगे यथार्थानुभव भेदा के, यथार्थ अनुभव के भेद की बात, बोले इसके भेद भी है, वो यहाँ है ना, कितने भेद, चार भेद है, कौन से बोले प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शब्द भेदात। कौन कौन भेद है, प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति और शब्द भेदात। यथार्थ अनुभव चार, कितने प्रकार का पंडित जी, प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति और शब्द। ठीक है, चार प्रकार का है ना। जी। अब इससे होने वाला ज्ञान भी तो चार प्रकार का होगा ना, अनुभव चार प्रकार का, तज्जन्य ज्ञान भी, उसको कराने वाला कौन है, चार। अनुभव चार प्रकार का है, यथार्थ अनुभव जब चार प्रकार का है तो तत्संबंध भी तो चार प्रकार का होगा ना, वही कह रहे हैं, उसके कारण भी तो चार प्रकार के होंगे ना। अरे अनुभव है ना, ज्ञान है ना, अनुभव का मतलब क्या है, ज्ञान है ना, ये अनुभव मतलब जी। ज्ञान ना, उस अनुभव रूपी ज्ञान को यथार्थ अनुभव रूपी, यथार्थ लिख लो चलो, यथार्थ अनुभवात्मक ज्ञान को कराने वाला कोई माध्यम तो होगा ना, जिसके द्वारा आपको ये ज्ञान हो रहा है यथार्थ, ये वास्तविक स्थिति है, जो कराने वाला कोई तो होगा ना, हेतु होगा ना, कोई तो कारण होगा, कोई माध्यम तो होगा ना। तो वो कारण भी कितने प्रकार का है पंडित जी, चार प्रकार का। चार प्रकार का, ये आपका यथार्थ अनुभव और चार ही प्रकार के उसके कारण कौन से हैं, बोले प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द भेदा, है ना, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द भेदा। बात समझ में आ गई। जी सर। प्रत्यक्ष अनुभव की प्रतीति, आपको प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रतीति प्रत्यक्ष करण के द्वारा,
यानी प्रत्यक्ष प्रमाण, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन करणों को क्या कहा जाता है, प्रमाण कहा जाता है ना। इन्हीं को क्या कहा जाता है पंडित जी, अरे बोलो, प्रमाण। यथार्थ, अरे यथार्थ अनुभव अभी आप पढ़े थे पीछे, बोले यथार्थ अनुभव को क्या कहा जाता है, प्रमा, पढ़े थे ना पीछे, जी यथार्थ अनुभव को प्रमा कहा जाता है। तो अब तर्क भाषा पढ़ोगे तो वहां क्या आएगा, बोले प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमाणम। प्रमायाः करणम प्रमाण, प्रमा का जो करण है वो प्रमाण है, अर्थात यथार्थ अनुभव का जो करण है, उस यथार्थ अनुभव को कराने वाला जो है, उसके प्रति जो कारण है वो कौन है, प्रमाण। बात समझ में आ गई है ना। अब वो प्रमाण कौन से, बोले प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द भेदात। बात समझ में आ गई सबको। तो चार ही प्रकार के आपकी प्रमा और चार ही प्रकार के उनके करण। ठीक है, आगे चलिए। अब बोले करण क्या है, आपने बताया था करणम चतुर्विधम, ये कर्ण की चर्चा की। कर्ण है क्या, बोले असाधारण कारण को हम लोग क्या कहते हैं पंडित जी, असाधारण कारण को करण कहते हैं। बात समझ में आ गई। कारण बहुत हो सकते हैं किसी कार्य की सिद्धि में, लेकिन कर्ण एक ही होगा। समझ में आई बात समझ में आई पंडित जी। जी सर। बोले अब कारण बताओ, फिर कारण क्या है। आपने बताया कर्ण, तो हमने पूछा कर्ण, तो आपने बताया क्या, असाधारण कारण को कर्ण कहा जाता है। बता दो जरा कारण क्या है? अब बताओ कारण क्या है, कारण किसे कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, बोले कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, कार्य है ना, उस कार्य से जो निश्चित रूप से पूर्व में जिसकी वृत्तिता हो, अर्थात कार्य से निश्चित रूप से पूर्व में विद्यमान हो, उसको क्या कहा जाएगा, क्या कहेंगे उसको, कारण। कारण। क्लियर है बात। कार्य से निश्चित रूप से जो पूर्व में विद्यमान रहता है उसको क्या कहा जाता है, कारण का। ठीक है, अब तर्क भाषाकार इसमें थोड़ा सा एक विशेषण और जोड़ देते हैं। क्या विशेषण जोड़ देते हैं वो, जो कार्य से नियत पूर्व में अनन्यथा सिद्ध हो जी। अनन्यथा सिद्ध कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, अर्थात जो अनन्यथा सिद्ध हो, अन्यथा सिद्ध का मतलब जानते हैं ना, अन्यथा सिद्ध मतलब दूसरी जगह सिद्ध ना हो, जो दूसरे, अनावश्यक, अन्यथा सिद्ध मतलब जो अनावश्यक ना हो। ए यार क्या मतलब है, अन्यथा सिद्ध पूछ रहा हूं मैं, अन्यथा सिद्ध मतलब जो अनावश्यक है। अनावश्यक। ठीक है, और यदि इसके आगे नए समास कर दिया तो न अन्यथा सिद्ध इति, न अन्यथा सिद्ध इति अनन्यथा सिद्ध, अर्थात आवश्यक हो, उल्टा हो जाएगा ना, आवश्यक हो, है ना, अर्थात कार्य से निश्चित में पूर्व में जिसकी वृत्तिता हो, और जो अनन्यथा सिद्ध हो अर्थात आवश्यक हो, उसी को हम लोग क्या मानते हैं, कारण। कारण मानते हैं। बात समझ में आ गई। और उन कारणों में जो कैसा होता है पंडित जी, असाधारण होता है ना, अर्थात साधारण नहीं होता है, वही कौन है, कर्ण कहलाता है। बात समझ में आ गई। करण। ठीक है, जैसे राम बाण से रावण को मारते हैं, तो अब मारने में कर्ण कौन है, बाण है ना, यद्यपि उनके पास देखो क्या क्या है, तूणीर है, धनुष है, बाण है कि नहीं, है कि नहीं, उसमें धनुष में प्रत्यंचा लगी है, वो है, सारी चीजें। अरे यदि प्रत्यंचा ना हो उसमें तो क्या बाण से फेंक के मार देंगे हाथ से, बोलो, अरे बोलो महाराज, नहीं फेंक के मार देंगे ऐसे, नहीं महोदय, मार देंगे, नहीं महोदय। हाँ, जितना आवश्यक बाण है उतना आवश्यक ये भी है, प्रत्यंचा भी है। अब प्रत्यंचा हो तुम्हारे पास, धनुष हो ना, तो खाली बाण से मर जाएगा रावण, नहीं मरेगा, बोलो। तो सारी चीजें कारण है कि नहीं, उसकी उसमें तो सारी चीजें कारण है, कारण तो सारी चीजें, लेकिन उनमें अति आवश्यक कौन है, बाण। कौन है अति आवश्यक, बाण। तो जैसे ही वो उसके नाभि प्रदेश में प्रवेश करता है, जैसे ही वो
तुरंत उसका काम खत्म हो जाता है? बात समझ आ गई ना? चलिए आगे। जी। बोले कार्य क्या है फिर? अब बताइए कार्य का लक्षण क्या करेंगे? बोले कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी। वो है कार्य, उसे कहा जाता है पंडित जी जो क्या होता है, प्राग भाव का प्रतियोगी होता है। प्राग भाव मतलब जैसे मानिए आपका तंतु है और ये पट है, ठीक है? पट के प्रति कारण कौन है? तंतु। तंतु। कारण भी है, कारण मानो, ठीक है? अभी बात चल रही है यहाँ पे कार्य की। कार्य क्या है? तो कह रहे प्राग भाव का जो प्रतियोगी होगा, ठीक है? बात समझ आ रही है? अब कारण में किसका अभाव है अभी? हे महाराज, किसका कार्य अभाव है? कार्य का का। अभाव है ना? लेकिन अभी ये तो है ना, मान लो अभी पट बना नहीं है, जैसे आपका, मैं कह रहा हूं पट बना ही नहीं अभी आपका, लेकिन तंतुओं में पट, ये तो है क्या तंतुओं से पट ही बनेगा? ये तो है ना? ये तो आपको निश्चित है ना? अभी उत्पत्ति का अभाव है, उत्पत्ति नहीं हुई है। प्रागभाव मतलब उत्पत्ति के पूर्व का अभाव। तो उत्पत्ति के पूर्व का अभाव है, पट अभी उत्पन्न नहीं हुआ, अभाव है। लेकिन निश्चित तो है ना कि उत्पत्ति होगी, ये तो पक्का है ना आपको जी। कि तंतु है तो पट ही उत्पन्न होगा। क्यों जी? जी महोदय। है? और वही कह रहे हैं, अर्थात कार्य उसे कहते हैं पंडित जी जो प्राग अभाव का प्रतियोगी हो, ठीक है? और यस्य अभाव, जिसका अभाव होता है उसी को क्या जाना जाता है? जिसका अभाव है उसी को क्या कहते हैं? अप्रतियोगी। बात समझ आ गई? अब अभाव किसका है? किसका अभाव है? कौन नहीं उत्पन्न हुआ अभी? तंतु से कौन उत्पन्न होने वाला है? पट। उसी को प्रतियोगी जानो, है ना? तो पट क्या हो गया? तंतु का कार्य हो गया। बात समझ आ गई? जी। कारण कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो कह रहे कारणम त्रिविधम। कौन से? समवायी, असमवायी, निमित्त भेदात। 3 प्रकार के हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, ठीक है? बोले समवायी कारण क्या है? तो बता रहे हैं, बोले यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। बोले जहां पर समवाय संबंधे न कार्य उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है पंडित जी? समवायी कारण। उसको क्या कहा जाता है? समवायी कारण। अब कह रहे समवाय संबंधे न कार्य उत्पन्न होता है, समवायी कारण होता है, कैसे? समझ में नहीं आया। बोले समझो, तंतवः पटस्य। तंतु क्या है? पट के प्रति समवायी कारण है। अब देखिए जो पट रूपी कार्य है, अभी समझ के आए ना? पट क्या है? कार्य। और तंतु क्या है? कारण। तंतु क्या है? धागे। कारण। कारण है, ठीक है? ये कारण है। अब इन्होंने क्या कहा कि जहां पर समवेतत्वेन, समवेतत्वेन मतलब समवाय समवाय संबंधेन, संबंध। समवाय संबंधेन, जहां पर समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है वह समवायी कारण है। जहां पे मतलब जिस द्रव्य में समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न हो रहा है वो समवायी कारण। तो अब देखिए पट की उत्पत्ति के प्रति तंतु भी कारण है ना? तुरी भी कारण है, वेमा भी कारण है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? ये वेमा भी कारण है, वो बुनने वाला बुनकर भी कारण है पंडित जी। समझ में बात? और तंतु तो है ही आपका। ये सारे कारण तो है ही ना उसमें, है? सारे कारण है कि नहीं? कारण तो सारे ही है ना, लेकिन समवायी कारण कौन होगा इसमें से? समवायी कारण कौन होगा? मतलब जहां समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न हो रहा है। तो समवाय संबंध से कहाँ कार्य उत्पन्न हो रहा है? समवाय संबंध जानते हो ना सब लोग? क्यों जी? सब लोग जानते हो कि नहीं समवाय संबंध? कोई ऐसा समवाय संबंध नहीं जानता है? अयुत सिद्धो समवाय, है ना? जो संबंध कैसा है? अयुत सिद्ध है ना? अयुत सिद्ध को ही क्या कहते हैं पंडित जी? समवाय कहते हैं। अभी अयुत सिद्ध क्या है? आप पूछोगे अयुत सिद्ध क्या है? बोले विनश्यत, हिंदी में एकदम याद रखो, तर्क भाषा में जब आएगा तो वहां बताएंगे। विनश्यत अवस्था तक जो दो एक दूसरे के साथ रहे, यदि एक को नष्ट कर दिया दूसरा अपने आप नष्ट हो जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है? इनके संबंध को अयुत सिद्ध कहा जाता है। जैसे अवयव, अवयवी, है ना? अवयव क्या है? आपके हस्तपाद आदि, है ना? हस्तपाद आदि। और अवयवी कौन है?
उनको धारण करने वाला शरीर। यदि हस्तपाद आदि को हटा दिया जाए तो आपका शरीर जीवित बचेगा पंडित जी? बताओ, आपके अवयव अलग कर दिए जाए शरीर के तो शरीर बचेगा जीवित? बोलो। नहीं महोदय। है? अरे बोलिए जी। नहीं महोदय। नहीं बचेगा गुरु जी। नहीं बचेगा। तो दोनों का संबंध कैसा है पंडित? अयुत सिद्ध है, अर्थात समवाय संबंध। ठीक है। ऐसी गुण गुणी का होता है ना, ऐसी किसका होता है? गुण और गुणी का। जो गुण है वो गुणी में किस अयुत सिद्ध संबंध से रहता है, समवाय संबंध से रहता है। अर्थात दोनों का संबंध कैसा है? अयुत सिद्ध है। गुण तभी नष्ट होगा जब गुणी नष्ट होगा, और गुणी के नष्ट होते ही इतनी कोई किसी की औकात नहीं कि गुण को जीवित रख ले। अरे जैसे ही आपका ये जो भी आपके पास वस्त्र है, कोई भी चीज है, उसमें आपको गुण दिखाई दे रहा है। गुण मतलब अरे रूप दिखाई दे रहा होगा, रस दिखाई दे रहा होगा, स्पर्श दिखाई दे रहा होगा, संख्या तो दिखाई दे ही रही होगी, उसमें परिमाण दिखाई दे रहा होगा, इतना बड़ा इतना छोटा है? ये गुण दिखाई दे रहे होंगे ना कॉमन में। ये सारे गुण कब तक रहेंगे आपके इसमें? जो भी आपके पास वस्तु पदार्थ है, जो भी है, वस्त्र इत्यादि, जब तक वो वस्त्र है। जिस दिन वस्त्र नष्ट, उस दिन ये परिमाण, संख्या, रूप, रस, स्पर्श सब नष्ट हो जाएंगे। बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे। तो दोनों का संबंध कैसा है? इसका मतलब अयुत सिद्ध। समझ में आ गई बात? अर्थात किसी एक के नष्ट होने पर दूसरा स्वतः नष्ट हो जाए, इसको क्या कहते हैं? इसी को क्या कहा जाता है? संबंध को अयुत सिद्ध का। बात समझ में आ गई? जी। जी महोदय। वही बात बता रहे। तो तंतु और पट का संबंध कैसा है पंडित? तंतु पट का अयुत संबंध सिद्ध कैसा है? संबंध। अयुत सिद्ध समवाय संबंध। संबंध। बात समझ में आ गई? इसीलिए उसको समवाय संबंध कहा गया। इसीलिए तंतु पट के प्रति क्या है? समवायी कार्य, समवाय। समवाय। है ना? वही कह रहे हैं, जहां पर समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है, जिसमें समवाय संबंध से, जहां जिस द्रव्य में समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है, उसको समवायी कारण कहा जाता है। बात क्लियर हो गई? जैसे तंतु पट के प्रति समवायी कारण है, क्योंकि तंतुओं में ही पट समवाय संबंध उत्पन्न हो रहा है। क्लियर है बात? जी। और क्या कह रहे हैं? पटस्थ स्वगत रूपादे है। और पट समवायी कारण है किसके प्रति? उसमें रहने वाले रूप आदि के प्रति। ठीक है। पट में रहने वाला जो रूप है ना, उसके प्रति समवायी कारण कौन है? स्वयं पट। पट। तो तीन बातें हुई आपकी। तीन बातें क्या हुई? तंतु, पट पट और पट रूप। पट रूप। तंतु समवायी कारण है पट के प्रति, तंतु समवायी कारण है पट के प्रति, और पट समवायी कारण है पट रूप के प्रति। पट बात रूप समझ में आ के गई? प्रति। बात समझ में आई सबको? बोलो भाई, समझ में आई सबको? जी गुरु जी। चलो इतना ही रखते हैं। आप लोग देख के आइए, वैसे भी नेटवर्क दिक्कत हो रहा है ना। कल थोड़ा सा जी ज्यादा महोदय। खींचेंगे, बट समझ के आना इसको अच्छे से। कल थोड़ा ज्यादा करेंगे ना।